Subscribe my YouTube channel Math with Sufyan। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 11। आ स्पिनर इज़ स्पन, यानी कि ये जो आपके पास एक नज़र आ रहा है ये स्पिनर है। आ स्पिनर इज़ स्पन यानी कि एक स्पिनर जो है ये घूमता है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट द अल्फ़ाबेट्स ऑन द लैंडिंग इज़। तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी इम्कान मालूम करना है। डैट द अल्फ़ाबेट्स, ये जो आपके पास इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं इनकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इम्कान मालूम करना है। ऑन द लैंडिंग इज़, यानी ये जो आपके पास एरो नज़र आ रहा है ये लैंडिंग है, तो इस एरो पे इन अल्फ़ाबेट्स के आने की प्रोबेबिलिटी यानी इम्कान मालूम करना है। कि आप इसको घुमाते हैं तो यहाँ पे आपने मालूम करना है कि ए बी सी जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं इनके आने की इम्कानात कितने हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पहला पार्ट है कि आपने बी जो है बी अल्फ़ाबेट से इसके आने की प्रोबेबिलिटी यानी इम्कान कितने हैं वो आपने मालूम करने हैं, ठीक है। फिर आपने बी के ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हिंट में लिखा हुआ है कि ऑल इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। तो ये इवेंट्स क्या होते हैं, ये जो आपके पास है ना बी ए डी सी या डी, ये सारे आपके पास इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये सारे इवेंट्स हैं, ठीक है। तो इसने हिंट में दिया हुआ कि ये सारे जो इवेंट्स हैं इन सभी के आने के इक्वली लाइकली, यानी कि इक्वली लाइकली इम्कानात हैं, हर एक के बराबर इम्कानात हैं हर एक के, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट देखते हैं। तो उससे पहले आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में प्रोबेबिलिटी से मतलब डिटेल में बयान किया है, वो लाजमी देखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, वैसे आपको फार्मूला दिखा देता हूँ। ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपने याद रखना है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इम्कान, तो इसका फार्मूला है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि तमाम पसंदीदा नताइज की तादाद डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स, तमाम मुमकिन नताइज की तादाद। तो हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी और ए का मतलब इवेंट्स, यानी कि आपने जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इधर लिखना है, ठीक है। इसे हम इवेंट्स कहते हैं। तो इस इक्वल होता है, एन का मतलब होता है तादाद लिखनी है आपने। इवेंट्स यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है उसकी तादाद को डिवाइड करना आपने। एन का मतलब तादाद और एस का मतलब सैम्पल स्पेस, यानी कि तमाम पॉसिबल आउटकम, तमाम मुमकिन नताइज जो होंगी उनकी तादाद से आपने डिवाइड करना है, तो उस नंबर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन हल करते हैं। तो इसका पहला पार्ट है बी, यानी कि अल्फ़ाबेट जो बी है ना, आपने बी के आने की प्रोबेबिलिटी यानी इम्कान मालूम करना है इस स्पिनर पे, ठीक है। तो पहले मैं सैम्पल स्पेस लिखता हूँ। आपके पास सैम्पल स्पेस में ये आपके पास कौन कौन से यानी चीज़ें हैं, कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं, वो यानी सारे जो आपके पास रिज़ल्ट होंगे वो सैम्पल स्पेस में आएंगे, ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूँ सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस में आपने तमाम मुमकिन नताइज जो हैं सारे वो लिखने हैं, यानी कि सारे अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपके पास वो सारे लिखने हैं। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ ए से। ए के बाद मैं इस तरह जो नंबर आ रहे हैं वो सारे लिखता हूँ। पहला है ए, उसके बाद ये बी कोमा डाल के, फिर बी के बाद फिर दोबारा बी आ रहा है कोमा डाल के, फिर बी, फिर इसके बाद सी आ रहा है 2 बार, सी कोमा सी, यानी कि आपने पूरे लिखने हैं। सी 2 बार है, फिर 2 बार दोबारा बी आ रहा है, बी के बाद फिर डी आ रहा है, डी के बाद ए आ रहा है, फिर ए आ रहा है, ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद फिर बी आ रहा है, बी के बाद ए से हमने शुरू किया था। तो ये सारे आपके पास हो जाएंगे सैम्पल स्पेस, ठीक है। तमाम मुमकिन नताइज जो होंगे पॉसिबल आउटकम्स कह लें। तो यानी कि ये अब आ गया आपके पास एन। एन का मतलब होता है तादाद और एस का मतलब सैम्पल स्पेस, यानी कि सैम्पल स्पेस में जितने एलिमेंट हैं उनकी तादाद कितनी है काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका मतलब सैम्पल स्पेस में आपके पास 12 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो अब आपने बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इधर मैं अब उस नंबर की तादाद मालूम करूँगा। एन का मतलब होता है तादाद और इवेंट्स आपके पास बी है, यानी कि बी की तादाद कितनी है, इसमें बी जो है वो कितनी बार आ रहा है। देखें 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा आ रहा है, तो ये मैंने 5 दफ़ा लिख दिया। अब मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी के आने की, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी और इवेंट आपके पास है बी, तो इसको आपने लिखना है, ऊपर आपने लिखना है नंबर ऑफ़, यानी कि ये इवेंट्स की तादाद डिवाइड करना है इसको नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस है। नंबर ऑफ़ इवेंट्स आपके पास 5 है, यानी कि एन ए डिवाइड करना है इसको एन एस से,
ठीक है। एन ए जो है आपके पास वो इवेंट्स है, यानी कि वो कितना है आपके पास 5 है, और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस कितने हैं वो 12 हैं। तो ये 5/12 जो हो जाएगी ये पी की क्या आ जाएगी, यानी कि बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गलती से ए लिख हो गया, तो मैंने इवेंट्स जो है इधर बी लिखा है, तो मैं इवेंट्स इधर भी बी लिखूँगा। ठीक है, तो यानी कि इवेंट्स जो बी है उसकी तादाद को आपने लिखना। ठीक है, वो 5 है और सैम्पल स्पेस 12 है, तो ये बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब सेकंड पार्ट है, आपने बी के ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सैम्पल स्पेस आपको पास पता है कितने हैं आपके पास, सैम्पल स्पेस की तादाद कितनी है आपके पास, वो 12 है। अब बी के ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इधर मैं लिखूँगा एन, यानी पहले मैं लिखता हूँ कि बी के ना आने की तादाद कितनी है। ठीक है, तो एन, और इधर मैं लिखूँगा नॉट बी। ठीक है, यानी कि आपने सैम्पल स्पेस में वो एलिमेंट लिखने हैं जिसमें बी ना हो, बी के अलावा कितने एलिमेंट्स बनते हैं। ठीक है, तो आप देखें ये सारे आपके पास 12 हैं। ठीक है, 12 में से बी वाले आपने निकाल देने हैं। तो बी वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो 12 में से 5 निकाल देंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये बी यानी कि दोनों चीज़ें आ गई, सैम्पल स्पेस पॉसिबल आउटकम्स भी आ गई, और यानी सैम्पल स्पेस और फेवरेबल आउटकम्स भी आ गई। तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लिखूँगा, प्रोबेबिलिटी नॉट बी जो है वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ़ इवेंट्स, यानी कि नॉट बी डिवाइड करना है इसको नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस से। ठीक है, नॉट बी की तादाद कितनी है जिसमें बी नहीं आ रहा है वो 7 है, और सैम्पल स्पेस की तादाद कितनी है वो 12 है। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बी के ना आने की। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी लिख के आप इधर एक डैश लगा दें, तो इसका मतलब होता है कि बी के ना आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है कि डी के आने की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। तो सैम्पल स्पेस का आपके पास पता है कितनी है आपके पास, सैम्पल स्पेस की तादाद कितनी है वो 12 भी है, यानी कि हर एक के लिए। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास डी की तादाद आपने लिखनी है। ठीक है, ये जो है एन का मतलब तादाद, ठीक है, और डी इधर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आपने सैम्पल स्पेस में जितने बार डी आ रहा है उनकी तादाद लिखनी है। सैम्पल स्पेस में देखें आपके पास डी कितनी बार आ रहा है, एक दफ़ा ही आ रहा है, यानी कि ठीक है ये वाला डी। तो अब मैं लिखूँगा इधर आपके पास सैम्पल स्पेस में 12 एलिमेंट हैं और डी जो आ रहा है उनकी तादाद 1 है। तो मैं अब लिखूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ़ इवेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। तो देखें नंबर ऑफ़ इवेंट्स आपके पास कितने हैं, यानी कि ये नंबर ऑफ़ इवेंट्स डी जो है 1 बार आ रहा है, और सैम्पल स्पेस में एलिमेंट जो हैं वो 12 हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगी पी डी की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि आपने ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो अब देखें सैम्पल स्पेस में आपके पास एलिमेंट वही हैं। ठीक है, 12 भी हैं हर एक के लिए। ठीक है, और ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैं एन ए यानी ए जो है कितनी बार आ रहा है सैम्पल स्पेस में उसकी तादाद लिखूँगा। देखें इधर आपके पास एक कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 दफ़ा आ रहा है, तो यानी कि ये नंबर ऑफ़ इवेंट्स जो हैं वो 3 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी ए की, तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ़ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। नंबर ऑफ़ इवेंट्स आपके पास 3 हैं और सैम्पल स्पेस में एलिमेंट जो हैं वो 12 भी हैं, तो ये आ जाएगी ए की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि नॉट डी के ना आने की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। ठीक है, तो पहले मैं सैम्पल स्पेस लिख देता हूँ। आपके पास सैम्पल स्पेस तो हर एक के लिए 12 भी होंगे। ठीक है, अब डी के ना आने की तादाद लिखनी है। ठीक है, नॉट डी। ठीक है, अब देखें सैम्पल स्पेस में आपके पास टोटल एलिमेंट जो हैं वो 12 हैं। ठीक है, 12 में से आपने जो डी नहीं आ रहा, डी को आपने निकाल देना है, बाकी जो बचेंगे वो सारे लिख देने हैं। अब देखें सारे आपके पास टोटल 12 हैं, डी जो है वो 1 बार आ रहा है, यानी कि डी को निकाल दें तो ये 11 आ जाएगा। ठीक है, डी के अलावा यानी आपने लिखने हैं। तो अब मैं लिखता हूँ इसका फार्मूला, प्रोबेबिलिटी नॉट डी, तो वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ़ इवेंट्स नॉट डी डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। ठीक है, तो नॉट डी जो डी के ना आने की तादाद है वो कितनी है, वो 11 है, ओवर नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस की तादाद कितनी है वो 12 है। तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी नॉट डी के ना आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है छठा कि आपने सी के ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सैम्पल स्पेस में आपके पास एलिमेंट जो होंगे वो सभी के लिए 12 भी होंगे। ठीक है, और नॉट सी की तादाद कितनी होगी, नॉट सी
तो देखें सैम्पल स्पेस में आपके पास सी जो है वो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 दफ़ा आ रहा है। तो 12 में से आपने 3 निकाल देने हैं तो कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। यानी कि ये आ जाएगी नॉट सी, सी के ना आने की तादाद कितनी है, वो 9 है। ठीक है, तो अब मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी नॉट सी, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ़ इवेंट्स की तादाद नॉट सी डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। तो नॉट सी, सी के ना आने की तादाद कितनी है, वो 9 है, और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस की तादाद वो 12 है। तो ये आ जाएगी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, 3 कैंडिडेट्स ए बी एंड सी आर इन एन एग्जामिनेशन, यानी कि 3 उम्मीदवार ए बी और सी जो है इम्तहान में हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द कैंडिडेट ए इज़ 0.25, यानी कि उम्मीदवार जो ए है उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी यानी इम्कान जो है वो 0.25 है। द कैंडिडेट बी इज़ 0.28 एंड कैंडिडेट सी इज़ 0.55, और जो कैंडिडेट बी है, बी उम्मीदवार है, उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी यानी इम्कान जो है वो 0.28 है, और जो सी है उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.55 है। अच्छा जी, उसने पूछा है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी डैट ए और सी पास द एग्ज़ाम, यानी कि उसने आपसे पूछी है ए और सी के पास होने की प्रोबेबिलिटी या इम्कान क्या होगा। आल्सो उसके साथ ये भी पूछा है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग सी और बी, तो उसके साथ उसने ये भी पूछा है कि सी और बी, सी और बी के पास होने की प्रोबेबिलिटी यानी इम्कान भी मालूम करें। तो जब भी आपके पास सी और बी या ए और सी यानी कि और वाला सिंबल आएगा ना, तो आपने वो फार्मूला याद रखना है। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। अच्छा जी, जब भी आपके पास इस तरह और का सिंबल आए ना, यानी कि आपने ए और बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, तो आप प्रोबेबिलिटी लिखा है ए और बी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और की जगह पे यूनियन लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये एडिशन के लॉ होते हैं प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, एडिशन लॉ फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए होता है। तो आपने याद रखना, जब भी और आएगा तो हम उसकी जगह पे यूनियन लिखेंगे। ठीक है, और यूनियन को हम बाद में दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पहले की और प्लस प्रोबेबिलिटी दूसरे की। ठीक है, अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन देखते हैं। अच्छा जी, आपके पास जो प्रोबेबिलिटी जो ए है यानी कि कैंडिडेट ए है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट ए वो आपके पास दी हुई है, वो 0.25 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट बी जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो है 0.28। और कैंडिडेट सी जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है दी हुई, वो है 0.55। तो आपसे पहले उसने पूछा है कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें ए और सी की, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सी की आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको फार्मूला दिखाया है, वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, यानी कि इसको आप और की जगह पे यूनियन लिख सकते हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सी। ठीक है, ये और का मतलब यूनियन होता है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, तो ये मैंने फार्मूला लिखा है पहले। ठीक है, यानी कि जो बुक पे लिखा हुआ, तो और की जगह हम ये यूनियन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी ए आपके पास कितनी है, वो 0.25 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी है आपके पास, 0.55 है। तो इन दोनों को मैं जमा करूँगा तो आंसर क्या आएगा, इधर आपने रफ पे कर लेना है। ठीक है, 0.25 0.55, 5 5 10 0 का एक आंसर, 5 6 7 और 1 8, तो ये 0, तो ये आ जाएगा 0.80। तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी आ जाएगी, ए और सी की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सी। ठीक है, आप इसकी जगह यूनियन भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, उसके साथ नेक्स्ट उसने कहा था कि आप आल्सो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें सी और बी की भी। तो इधर मैं लिखता हूँ आल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और बी, तो ये भी हमने फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और बी की। ठीक है, तो इसका मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और की जगह मैं यूनियन लिख सकता हूँ। ठीक है, बी,
तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो यूनियन की जगह पे अब मैं और लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों की राइट साइड जो है ये इसके इक्वल है ना, यो जमा के इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और बी, यानी कि और की जगह आप यूनियन लिख लें या और लिख लें, क्योंकि बुक पे उसने और पूछा है तो हम यूनियन के लिहाज से सॉल्व करेंगे लेकिन लिखेंगे साथ और ही, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आपके पास कितनी है, ऊपर दी हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है वो 0.55 है, ठीक है। तो 0.55 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो भी आपके पास गिवन है 0.28 है, ठीक है। तो इधर मैं लिखूँगा 0.28। तो इन दोनों को मैं जमा करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि इधर रफ पे आपने करना है 0.55 0.28। 8 और 5 13 हो जाएंगे, 3 लगा 1 हासिल, 5 6 7 और 1 8 और ये 0 वैसे, यानी कि ये आ जाएगा 0.83। तो ये आपके पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और बी, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट पे जो आपकी प्रोबेबिलिटी आई है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और बी, तो इसकी जगह आप और लिख लें या यूनियन लिख लें, सी यूनियन बी, तो ये एक ही बात है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे भी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सी की जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है।